देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे √2 से नहीं, √2, √3, √5 आपको बहुत कम समय में मात्र 10 मिनट में बताएंगे। √2 अपरिमेय संख्या होती है, √3 अपरिमेय संख्या होती है, 5 अपरिमेय संख्या होती है, 7 अपरिमेय संख्या होती है। ये √2 ही नहीं, √3, √5, √7, √9, √11 सभी संख्याओं को आप अपरिमेय संख्या सिद्ध कर पाएंगे केवल मात्र एक वीडियो में। एक वीडियो आप देखिए और पेपर में आपको किस तरह से लिखना है बिल्कुल सही से आप बिल्कुल सीख जाएंगे। सभी संख्याओं को √2, √3, √5, √7, √2, 11 ये सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, जैसे यहाँ पे देख दिया गया है कि सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या है। जिसको भैया अपरिमेय कहते हैं उसको हमें परिमेय मान लेना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, माना है कि √2 एक परिमेय संख्या है। और आगे लिखना कैसे, आपको ध्यान कैसे रखना है। देखिए परिमेय संख्या आपने देखी होंगी। परिमेय संख्या, जैसे ये परिमेय संख्या की अगर बात करी जाए तो बिना रूट की जो भी संख्याएं होती हैं वो परिमेय होती हैं वास्तव में। जैसे 0 है ये परिमेय है, 1 है ये परिमेय है, 10 है परिमेय है, 1000 परिमेय है, 1,00,000 परिमेय है, ये सब परिमेय हैं। ये दशमलव वाली संख्याएं जितनी भी हैं ये परिमेय है। प्रतिशत वाली संख्याएं परिमेय है और सही बटे के रूप में 2 सही 1/3 जो लिखा है ये भी परिमेय है। आप इसको समझिए, आप उसको समझ जाएंगे। तो ये बिना रूट की जो भी संख्याएं होती हैं वो परिमेय होती हैं। परिभाषा के अनुसार ये बोला जाता है जिन संख्याओं को, ये परिमेय संख्याएं हैं, ये सभी कैसी संख्याएं हैं, परिमेय है। यही नहीं, जो भी आप बिना रूट का लिख दें, 2, 10, 20 माइनस का, बस आपको क्या करना है उस पर रूट नहीं लगाना है। अगर रूट नहीं है तो वो भैया परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। और परिभाषा के अनुसार बोला जाता है, अब इस 0 के नीचे 1 माना जाता है, 1 के नीचे 1 माना जाता है, सभी के नीचे 1 माना जाता है और इसके नीचे 1 होता है तो दशमलव हटा के 0 बढ़ाएंगे, ये भी परसेंट हटा के बटे में 100 लिखते हैं तो परसेंट हटा के बटे में 100 लिख दिया, ये भी परिमेय। तो ये भी सब परिमेय है। परिभाषा के अनुसार बोला जाता है जिन्हें P/Q के रूप में लिख सके, P/Q के रूप में लिख सके। और बताया जाता है Q नॉट 0। ये बात क्यों बताई जाती है Q नॉट 0, क्योंकि सभी संख्याओं के नीचे हम मानते थे 1, तो अगर नीचे 0 हो गया, मान लो नीचे 1000 के नीचे 0 आ गया, 1000 के नीचे 0 आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा अपरिभाषित, ना परिमेय रहेगी ना अपरिमेय। और P/Q नहीं, अगर हमने कहा है कि ये P/Q के रूप में है तो P हो गया 100 और Q हो गया 1, ठीक है। P Q और यहाँ P थाउजेंड्स और Q 1, Q नॉट 0 P। और जरूरी नहीं हम P/Q के रूप में जिन संख्याओं को A/B के रूप में लिख सके, बट B नॉट 0, यहाँ पर क्या होगा B नॉट 0, ठीक है। ये समझ गए होंगे ये क्यों लिखा जाता है, जहाँ P और Q हमें परिमेय संख्या के रूप, जैसे हमने कोई चीज़ मानी है कि हमने बोला ये परिमेय है, तो परिमेय है तो उसको प्रदर्शित करेंगे कि देखो परिमेय P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या A/B के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है, यहाँ आ गए। उसके बाद यहाँ आगे लिखा जाता है जहाँ P और Q सहभाज्य है। अब ये क्यों लिखा जाता है, जैसे ये P और Q परिमेय है तो P और Q सहभाज्य क्यों। बात ये है कि जैसे ये परिमेय है, ये परिमेय, ये अभी पूरी तरह से परिमेय नहीं है, ये पूरी तरह से हम परिमेय संख्या भी नहीं इसको कहते हैं। अब इसको हल करेंगे, 5 से कटेगी, 5 से 5, 5 3 15, 5 3 15, 5 दूनी 10। तो ये अगर P है और Q है, ये 3 और 20 आया, तो ये सहभाज्य हैं। सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिन संख्याओं को एक के अतिरिक्त कोई संख्या विभाजित ना कर सके या एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो। तो इन दोनों का गुणनखंड 1 है, दोनों केवल 1 से विभाजित होंगी। तो ये तभी लिखना है P और Q सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब ये संख्याएं ऐसी हैं इनको कोई एक संख्या विभाजित नहीं कर सकती है। कोई भी हम उदाहरण लेते हैं परिमेय संख्या का, तो पूरी तरह से परिमेय कौन होती है, जैसे ये हमारी 10 और मान लो लिखा है 25, ये पूरी तरह से परिमेय नहीं है। अभी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, जब ये पूरी तरह से परिमेय हुई, मान लो P/Q के रूप में हो गई, तो देखो ये सहभाज्य निकले कि नहीं निकले, ठीक। ये छोटी सी बात आप समझ गए होंगे, ये बात क्यों लिखना है, Q नॉट 0 क्यों लिखना है, और ये सहभाज्य होती हैं। उसके बाद का काम आपका आसान है, छोटी सी बात भैया, बस छोटी सी बात ये। कोई भी क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 2 मिनट सीख लेना है, समझ लेना है आखिर लिखा क्यों जाता है। सबसे पहला काम क्या किया, इसको जिस संख्या को अपरिमेय कहता है उसको परिमेय मानना है।
और जो परिमेय है उसे पी अपॉन क्यू के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, बटे के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई भी परिमेय संख्या है, 2 है, 2 के नीचे 1 है, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया, ये पी और क्यू है तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते थे। अब जब परिमेय मान लिया है तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिख भी देंगे। और जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है, जो ये पी और क्यू है, ये पी और क्यू थे, अभी बताया था पी और क्यू, ये क्या है, ये अभी पूरी तरह से परिमेय नहीं है। 5 3 15, 5 चक्कू 20। अब यह भैया हो गई पूरी तरह से परिमेय। अब जब पूरी तरह से परिमेय हो गई, ये सहभाज्य हो गई। मतलब क्या हुआ, परिमेय माना तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा, और जो पी अपॉन क्यू के रूप में होती हैं वहाँ पी और क्यू सहभाज्य होते हैं, मतलब इन्हें कोई काट नहीं सकता। क्यू नॉट 0 इसलिए क्योंकि आंसर अपरिभाषित हो जाएगा। उसके काम भैया, उसके बाद का काम बिल्कुल आसान है। जो भी मानना है, यहाँ गुणा कराना है। जब आप गुणा कराएंगे √2q और बराबर बचेगा p, √2q बराबर p तब बचेगा। दोनों ओर वर्ग करना है, उस समय समीकरण नंबर 1 डालना है। दोनों ओर जब वर्ग करना उस समय, तो पहले गुणा कराई, √2q बराबर p आ गया। फिर हमने क्या किया, दोनों ओर वर्ग किया। दोनों ओर वर्ग करने पर √2 बाहर आ गया और q का हो गया q² और p का p²। क्या करना है, समझ गए होंगे, यहाँ तक आप समझ गए होंगे क्या करना है। पहले क्या करना है, 2 से इधर गुणा कराना है, और फिर उसके बाद दोनों ओर वर्ग करना है। √2q बराबर p, और जब दोनों ओर वर्ग किया 2 बराबर q² बराबर p² हो गया। अब ये वाली लाइन समझना है। यहाँ पर आप देखिए किसके नीचे 2 आ सकता है, p² के नीचे 2 आ सकता है। तो जिसके नीचे 2 आएगा वो संख्या p² 2 से विभाज्य है। मतलब यहाँ किसके नीचे 2 आ सकता है, p² के नीचे। देखो p² के नीचे 2 आ जाएगा, तो p² 2 से विभाज्य है, p भी 2 से विभाज्य है। ऐसा क्यों लिखना है, जैसे मान लो p हमारी, p मान लो होती 4 होती, मान लो p होती 4, ठीक है, p 4 होती, तो p² कितना होता, 16 होता। अगर ये p² कटेगा 2 से, p² अगर 2 से कटेगा, p² 2 से कटेगा, 2 8 16, तो ये p जो आया है भैया, ये भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4। इसका मतलब हुआ कि जब किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है, किसी संख्या का वर्ग, मान लो p, इसका p का p 4 था, p का वर्ग 16 हुआ, वो 2 से विभाजित हो गया, तो वो संख्या भी विभाजित होगी। कोई भी उदाहरण, दूसरा एक उदाहरण लेकर देख सकते हैं कि मान लो हमारा p 25 था, मान लो हमारा p कितना था, p था 25 था, तो यहाँ पर भैया p² पता ही है आपको कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो p अगर 25 लेते हैं, p² 625 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, और 5 से इसको भी काटिए, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25। मतलब अगर p² किसी संख्या का वर्ग कटा, वो संख्या भी कट जाएगी। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई है कि यहाँ पर क्या करना है, 2 किसके नीचे आ सकता है, p² के नीचे आ सकता है, तो p² 2 से विभाज्य होगा, जिसके नीचे आ सकता है, इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये लाइनें आप समझ गए होंगे, ये छोटी सी बात थी। तो सभी क्वेश्चनों में, इसी में नहीं, सभी क्वेश्चनों में √2, √3, √5 जो भी आता है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा सोचना है। जब हमने परिमेय मानना है, परिमेय p अपॉन क्यू, और जब p अपॉन क्यू के रूप में लिखेंगे तो p अपॉन परिमेय को हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते थे, अभी बताया था। और जब परिमेय संख्या होती है वो p और q, p अपॉन क्यू के रूप में तब मानी जाती है, ये 2/3, ये पूरी तरह से परिमेय, तो ये सहभाज्य जरूर निकलेंगी। तो वही लिखते हैं, p और q सहभाज्य हैं। सहभाज्य मतलब इन्हें कोई संख्या विभाजित नहीं कर सकते। उसके बाद का काम सारे क्वेश्चनों में गुणा करना है, दोनों वर्ग करना है, 2q² p² के नीचे 2 आएगा, p² 2 से विभाज्य, p भी 2 से विभाज्य, यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे p2 आया है, p3 आ सकता है, p5 आ सकता है, p7 जो भी आए, p बराबर उतने ही के मान लेना है जो यहाँ पर आए। तो क्या करना है, माना p बराबर 2 के, अब यहाँ से देखो यहाँ पर आ गए। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना है, p2 आए 2 के, 3 आए 3 के, 4 आए 4 के, जो भी आए उतना मानना है। तो p बराबर 2 के, और जहाँ के पूर्णांक है। मानने के बाद क्या करना है, आपको पहले बताया था कि जिस समय आप वर्ग करेंगे उस समय समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, और p बराबर जितना यहाँ है उतना के आपको मानना है। उसके बाद उसी समीकरण नंबर 1 में आपको वो मान रखना है। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये वाली थी, समीकरण 1 थी 2q² बराबर p², 2q² बराबर p², p का मान 2k, p² हो गया। अब 2q² हो गया, 2 का वर्ग 4k², 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जिस तरह से इधर आपको समझाया था कि जब कोई संख्या का वर्ग कटता है, जैसे वहाँ p² के नीचे 2 आ रहा, तो p² 2 से विभाजित था, तो p भी 2 से विभाजित था। यहाँ किसके नीचे आएगा, q² के नीचे 2, तो यहाँ पर q² 2 से विभाज्य होगा, इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगा। यहाँ तक आपको चल रहा है सारे क्वेश्चन में। उसके बाद ये लाइनें
ये लाइनें ध्यान से समझना है, ये लाइनें आपको ये कैसे याद रखना है। इससे इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि पी और क्यू सहभाज्य है। किससे? जो हमने क्वेश्चन हल किया, जब हमने क्वेश्चन हल किया देखा कि पी भी 2 से कट रही थी, पी भी 2 से कट रही थी और क्यू भी 2 से कट रही थी। मतलब हमने हल किया, उससे हमें पता चला पी और क्यू सहभाज्य नहीं है, क्योंकि सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिन्हें कोई संख्या नहीं काट सकती। यहाँ पर पी भी 2 से कट रही है और क्यू भी 2 से कट रही है। इससे मतलब इस क्वेश्चन को हल करने से, जब यहाँ से यहाँ तक हमने हल किया, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हुआ कि पी और क्यू सहभाज्य। हमने तो माना था पी और क्यू किसी से नहीं कटेंगी, पर पी और क्यू दोनों 2 से कट रही हैं। सहभाज्य वो होती हैं जो किसी से नहीं कटती हैं। तो यहाँ पे पी भी 2 से कट रही है, क्यू भी 2 से कट रही है, तो मतलब कौन सी बात गलत निकल गई? ये वाली बात गलत निकल गई। पी और क्यू सहभाज्य है। किससे? इस क्वेश्चन को लगाने से। इस क्वेश्चन को लगाने से इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इससे मतलब इस क्वेश्चन को लगाने से इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि पी और क्यू सहभाज्य है। क्यों विरोधाभास? पी भी 2 से कटी, क्यू भी, ठीक है। दूसरी लाइन, ये देखो हम जानते हैं दूसरी लाइन क्या सोचना है, कैसे याद रखना है। हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 अपरिमेय है। हम अच्छी तरह जानते हैं जितनी संख्याएं रूट वाली होती हैं वो सब अपरिमेय होती है। फिर भी हमने परिमेय मान लिया। और ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ? यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। और उसके बाद अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना लिखनी है। कौन सी त्रुटिपूर्ण? कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ? कि पी और क्यू सहभाज्य, पी भी 2 से कटी, क्यू भी 2 से कटी, जबकि हमने कहा माना था पी और क्यू सहभाज्य हैं। इससे मतलब इस क्वेश्चन को लगाने से इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि पी और क्यू सहभाज्य है, क्योंकि पी भी 2 से कटी और क्यू भी 2 से कटी। यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ? ये विरोधाभास यहां से प्राप्त हुआ। हम जानते थे अंडर रूट 2 अपरिमेय है, फिर भी हमने परिमेय मान लिया। यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि, अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना लिखना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना लिखना है कि अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है। अब विरोधाभास, इससे क्या निष्कर्ष निकला? विरोधाभास प्राप्त हुआ, गलत कल्पना की थी, परिमेय मान लिया था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अंडर रूट 2 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या। इससे यह निष्कर्ष निकलता है अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, ये सारी बातें समझ गए होंगे। अब आपको एक बात बताता हूं कि जैसे अंडर रूट 2 आपने सीख लिया, अब 1 मिनट में आप सभी अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, 7 का सब कुछ सीख सकते हैं। यही कहानी लिखना है। क्या करना है यहाँ पर ध्यान से समझना है। जैसे अंडर रूट 2 था, यहाँ पर हो सकता था सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हो सकता था सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या। तो हम उस समय क्या करते? अंडर रूट 3 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, माना अंडर। उसके बाद क्या करते हैं? यहाँ पे कितना भरते हैं? अंडर रूट 3 को जब परिमेय मान लिया है, इसे क्या करते हैं? अंडर रूट 3 को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं। और जब पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, पी और क्यू सहभाज्य, क्यू नॉट 0, ये तो आप समझ चुके होंगे। उसके बाद गुणा कराते, जब गुणा कराते तो यहाँ पर कितना आता है? रूट, यहाँ पे आता, जब हम इसकी गुणा कराते हैं, जब यहाँ पे गुणा कराते तो कितना आता है? रूट 3 क्यू बराबर आ जाता पी। उसके बाद हम दोनों ओर वर्ग ही करते, और दोनों ओर वर्ग करने पर क्या आ जाता? दोनों ओर वर्ग करने पर इसका 3 बाहर आ जाता है, इसका 3 बाहर आ जाता। दोनों जब हम वर्ग करते इसका 3 बाहर आ जाता, और 3 तो आ जाता 3q² बराबर p²। और जब वर्ग करते तो समीकरण नंबर 1 डालते, जब वर्ग करते तो समीकरण नंबर 1 डालते। तो यहाँ पर अब वैसे बिल्कुल सोचो कि यहाँ पर किसके नीचे कौन आ सकता? क्यों p² के नीचे 3 आ सकता है, तो इसलिए p² 3 से विभाज्य होता, p² 3 से विभाज्य होता है, इसलिए p भी 3 से विभाज्य है। ठीक, आप समझ गए, देख रहे होंगे कि बिल्कुल सेम वही करना है जिसको अपरिमेय सिद्ध करना है, परिमेय मानना है, यहाँ गुणा कराना है, दोनों वर्ग करना है, वर्ग करते समय समीकरण नंबर 1 डालना है। उसके बाद देखना है p² के नीचे आ रहा है 3, p² 3 से विभाज्य, p भी 3 से विभाज्य है। अब आपको उस क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर p बराबर जितना है, p बराबर उतने के मानना है। वहाँ पे 2 आया था, वहाँ p 2 के माना, यहाँ p 3 आया, यहाँ p बराबर कितना मानेंगे? 3 के। यहाँ p बराबर कितना मानेंगे? 3 के मानेंगे, और 3 के, और जहाँ के एक पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पर जितना आता p बराबर 3 आया, p बराबर 3 के, p बराबर 2 आता, p बराबर 2 के। इसका मान समीकरण 1 में रखना है, फिर समीकरण 1 में रखेंगे, देखेंगे क्या होता है। उसके बाद इसका मान, और वर्ग करते समय समीकरण नंबर 1 डालना है। समीकरण नंबर 1 है 3q²। समीकरण नंबर 1 कौन सी है? 3q² बराबर p²। p का मान कितना रखना है? 3 के। p का मान कितना रखना है? 3 के। उसके बाद वर्ग करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है। 3q² बराबर हो जाएगा 3q² बराबर 9 हो जाएगा,
के स्क्वायर हो जाएगा। अभी तो ये कट जाएगा 3 से, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 3 तियां 9, 3 एक तियां 9। अभी यहाँ क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर। अब देखिए अब किसके नीचे आएगा, अब आएगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर के नीचे 3। तो क्यू स्क्वायर जिसके नीचे आता है वो विभाज्य होता है, किसी का वर्ग विभाज्य होता है, वो संख्या भी विभाज्य होती है। अभी आपको समझा चुके थे किस तरह से विभाज्य होती है। यहाँ पर क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य होगा, इसलिए क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य होगा, क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इससे का मतलब इस सवाल को लगाने से हमने क्या कहा, पी और क्यू सहभाज्य थी। मतलब पी और क्यू ऐसी संख्याएं थी जिन्हें कोई संख्या विभाजित नहीं कर सकती, क्योंकि सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जैसे 2 और 7 है, सहभाज्य है। इनको कोई ऐसी संख्या नहीं है जो विभाजित कर दे, एक के अतिरिक्त, एक से कटेगी, सहभाज्य है। तो हमने कहा था पी और क्यू सहभाज्य है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, पी भी 3 से कट रही है और क्यू भी 3 से कट रही है, जबकि सहभाज्य संख्याओं को कोई संख्या काट नहीं सकती। इससे मतलब इस सवाल को लगाने से हमें ये पता चला पी भी 3 से कट गई, क्यू भी 3 से कट गई, मतलब सहभाज्य वाली बात गलत निकल गई, ये वाली बात गलत निकल गई। मतलब इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि पी और क्यू सहभाज्य है, किससे, इस सवाल को लगाने से। आखिर ये विरोधाभास प्राप्त क्यों हुआ, यहाँ पे आना है। यह विरोधाभास, जब हम जानते हैं कि √3 अपरिमेय है, फिर भी हमने इसे माना परिमेय है, यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अपनी गलती के कारण। और त्रुटिपूर्ण कल्पना लिखनी है कि √3 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या करना है, √3 एक परिमेय संख्या। यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने परिमेय मान लिया है, गलती करी है। तो जब गलती करी, विरोधाभास प्राप्त हुआ, मतलब इससे यह निष्कर्ष निकला कि √3 परिमेय नहीं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √3 एक परिमेय नहीं, √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय नहीं, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसी तरह से एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं कि यहाँ पर देखिए कोई चीज़ कठिन नहीं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर अगर यही पे ऐसा होता है √5 परिमेय संख्या, √5 के परिमेय संख्या, तो क्या करते हैं, √5 को अपरिमेय सिद्ध करना था, तो क्या करते हैं, √5 को हम क्या मान लेते, पहले परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो मान लेते हैं √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 को हम क्या लिखते हैं, √5 को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख देते। फिर गुणा कराते तो कितना आता है, जब गुणा कराते आता तो आता √5q बराबर पी आता, √5q बराबर पी। ऐसे गुणा कराना है, उसके बाद दोनों ओर वर्क करना है। जब दोनों ओर वर्क करेंगे तो यहाँ पर 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 5 बाहर आ जाएगा, 5 हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब देखिए पी 5 किसके नीचे आएगा, फिर से पी स्क्वायर के नीचे 5 आएगा, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य, इसलिए पी भी 5 से विभाज्य, पी भी 5 से विभाज्य है। और पी बराबर कितना मानना है, उतने के जहाँ पे जो ये लिखा है, पी बराबर कितने के, पी बराबर 5 के यहाँ पे मानना है। और पी बराबर यहाँ पर मानना है 5 के, और इसका मान किस में रखना है, उसी में। पी बराबर हमने क्या किया, पी बराबर 5 के, क्योंकि जो पी यहाँ पर आएगा उतनी के मानना है ना। पी बराबर 5 के मान है, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 वहाँ पे डालना था जहाँ पे वर्क किया था, ये समीकरण नंबर 1 थी। तो 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, समीकरण 1 थी 5 के, तो पी का मान कितना है, 5 के का वर्क करना है, 5 के का वर्क करना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5q स्क्वायर और 5 का वर्क 25 के स्क्वायर, 5 एक कम 5, 5 5 25, तो यहाँ आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। अब क्या होगा, क्यू स्क्वायर के नीचे आएगा 5, क्यू स्क्वायर के नीचे भी 5 आएगा, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, क्यू भी 5 से किसी संख्या का वर्ग विभाज्य होगा, तो वो संख्या भी विभाज्य होगी। ठीक है, इस तथ्य को इस सवाल को लगाने से पी भी 5 से कट रही है, क्यू भी 5 से कट रही है, जबकि पी और क्यू सहभाज्य थी। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि पी और क्यू सहभाज्य, क्योंकि यहाँ पे भाज्य निकल आई। और दूसरी बात क्या लिखना है, यह विरोधाभास आया क्यों, यह विरोधाभास हमारी अपनी गलती के कारण आया था, हमने परिमेय मान लिया था, अपनी गलती ही की थी। यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या, हमने मान लिया था √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या। यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यहाँ पे फिर त्रुटिपूर्ण अपनी कल्पना लिखना है कि ये एक परिमेय संख्या हमने मान लिया था, तो परिमेय मान लिया था, गलती हो गई। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि √5 एक परिमेय नहीं, √5 एक परिमेय नहीं, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से √2, 5, 3, 11, 13 जितनी भी अभाज्य संख्याएं सभी को आप अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी अभाज्य संख्याएं जैसे 2, 3, 5 आपको सिद्ध कराया,
7 हो, 11 हो, 13 हो, 15 हो, 17 हो, 19 हो, किसी संख्या को इसी तरह से सिद्ध करते हैं। एग्जाम में आपको लिखना इस प्रकार से है, आपके पूरे राइट नंबर मिलेंगे, जितने नंबर का होगा पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि एक एक क्वेश्चन में सीख जाएं। और अगर आप सीखना चाहते हैं हर तरह के क्वेश्चनों को तो आप हमें फॉलो जरूर करें।